आज की क्लास के अंदर जो है हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या कहा था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पूरी स्ट्रक्चर, उसका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पूरा पढ़ा था। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड कितनी तरह का होता है, ठीक है, या वो शिराओं में या वेन्स में किस तरह से जो है वो सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले देखो, मानव शरीर में संचरण करने वाला तरल पदार्थ, मानव शरीर में पूरी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो फ्लो जो होता है, ठीक है, जो लिक्विड फ्लो होता है वो क्या कहलाता है, वो ब्लड कहलाता है। जो शिराओं में यानी कि वेन्स के द्वारा हृदय में जमा होता है, ये भी मैंने आपको हार्ट में बता दिया था कि वेन्स के द्वारा कहाँ जाता है, ये हार्ट में जाता है, और धमनियों के द्वारा यानी कि आर्टरीज के द्वारा कहाँ जाता है, हृदय से पूरे शरीर में जो है वो परिसंचरित हो जाता है। ये देखिए डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था, ये वेना केवल लिखा है ना, यानी कि वेन्स के थ्रू कहाँ जाता है, अपने हार्ट में चला जाता है, हार्ट से फिर वापस से कहाँ चला जाता है, एरोटा जो आपको दिख रही है यही आगे जाकर क्या हो जाती है, आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और यही आर्टरीज जो है वो आगे जाकर क्या है, कैपिलरीज में बन जाती है। बिल्कुल छोटी छोटी दिखती होंगी आपको, बिल्कुल बारीक बारीक सी लाइन दिखती है, वो कैपिलरीज होती हैं। तो ये सारी की सारी बॉडी के अंदर जो इसी तरह से फ्लो होता रहता है। जो लिक्विड वो कौन सा होता है, ब्लड होता है। तो इसका फ्लो जो होता है यानी कि इसका पूरे शरीर के अंदर फ्लो होना, वो क्या कहलाता है, परिसंचरण, ठीक है, या जिसे सर्कुलेशन कहलाता है। तो रक्त के भाग देखो, रक्त के दो भागों में बांटा गया है इसको। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पल्स, ठीक है। प्लाज्मा सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, 55% होता है, और रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल्स होती है वो 45% होती है। अब देखो, रक्त के कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, तो वो चार हैं, जिनमें से प्लाज्मा तो अलग है ही है, ठीक है। रुधिराणु जो है ना, वो तीन तरह के होते हैं, एक तो रेड ब्लड सेल्स होती है, एक व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, और एक प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल से इसको क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, और श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं जिनको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, कई बार इस नाम से भी जो है वो इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी जो है, इसको क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखोगे ना, तो अलग अलग नाम की होती है डब्ल्यूबीसी, जैसे मोनोसाइट है, ठीक है, इओसिनोफिल है, लिम्फोसाइट है, ये और भी बहुत सारी तरह होती है डब्ल्यूबीसी, जो अलग अलग तरह के जो है वो एक तरह से क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर जो है वो एक सैनिक की तरह काम करती है, ठीक है। कोई भी बाहर से कोई भी जैसे जीवाणु है, कीटाणु है, या फिर कोई वायरस, बैक्टीरिया, इस तरह की कोई भी अपने ऊपर अटैक करते हैं ना, तो ये क्या करती है, जैसे सैनिक की तरह क्या करती है, उसका मुकाबला करती है और अपनी बॉडी पर अटैक होने से अपने को बचाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो क्या करती हैं, एक सैनिक की तरह काम करती है, तो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरह की होती है कि किस तरह के कीटाणु है या वायरस है जो अटैक कर रहे हैं और कौन से हिस्से पर कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उस पर अटैक करती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को कई बार क्या है, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट के नाम से भी आ जाता है। फिर है प्लेटलेट्स। अब देखिए, अब इनके बारे में अपन एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, हल्के पीले रंग का ब्लड का एक लिक्विड भाग होता है, ब्लड के अंदर ही होता है। आप देखोगे ब्लड तो रेड कलर का होता है, लेकिन रेड कलर के अंदर ही क्या होता है, प्लाज्मा भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% तो वाटर होता है, और 7% क्या होता है, प्रोटीन, और 0.9% मिनरल, और 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ये उसको अलग किया जाता है ब्लड से, प्लाज्मा को। यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखने यानी कि बैलेंस बनाए रखता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, और इसके अलावा क्या करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है, और घावों को भरने में क्या करता है, सहायता करता है। जैसे ही हमारी बॉडी पर कोई कट लग गया, या ठीक है, या कोई चोट लग गई, तो उस घाव को भरने में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, प्लाज्मा जो होता है वो उसके अंदर हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि बॉडी के अंदर जो घाव है, चोट लग जाने पर उस घाव को भरने में जो है वो कौन सहायता करता है, तो वो प्लाज्मा करती है, ठीक है। तो हल्के पीले रंग का होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% मिनरल, और 1% 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। मेन पॉइंट इसका यही है कि घावों को भरने में जो है वो सहायता करता है, क्योंकि मेन रोगों से रक्षा करने का काम जो होता है ना, वो डब्ल्यूबीसी करती है, ठीक है। तो ये तो करता तो है, लेकिन क्या करता है, इतनी नहीं करता जितनी कि डब्ल्यूबीसी करती है। फिर है लाल रक्त कणिकाएं, यह गोलाकार, केंद्र रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त होती है। अगर आप जैसे कोई इसकी पिक्चर्स देखते हो तो राउंड से स्ट्रक्चर की होती है, ना तो पूरी राउंड होती है, चपटा सा आकार होता है इस तरह का, ठीक है। तो ये लाल रक्त कणिकाएं जो है ऐसी कलर की दिखती है और रेड कलर की होती है। रेड कलर की किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट का नाम है, उसके कारण होती है ये।
और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य देखो क्या होता है, O2 व CO2 को लाना व ले जाना। ये सबसे पहले काम क्या करती है, हार्ट के पास जाती है, ठीक है, हार्ट में जाती है, उस समय क्या होता है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। फिर ये उसके बाद क्या जाता है, हार्ट क्या जाता है, लंग्स के पास जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वापिस दे देता है, ठीक है। तो ये सारा काम कैरी करने का काम कौन करता है, कैरी और ट्रांसफर करने का काम ब्लड करता है, और ब्लड में भी कौन करता है, आरबीसी करती है, रेड ब्लड सेल्स करती है। इसका जीवन काल देखो 120 दिन का होता है, 120 दिन के बाद ये अपने आप ही क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। कई बार प्रोटीन ना देकर ये पिगमेंट भी पूछ लेते हैं, तो पिगमेंट भी यही है, हीमोग्लोबिन ही है। आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बॉन मैरो के अंदर होता है। हमारी बॉन्स जो होती हैं उनके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको बॉन मैरो कहा जाता है। तो वहां पर क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और प्लीहा में जो होती है इसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी यही होता है, अस्थियों के अंदर ही होता है ये प्लीहा भी, तो वहीं जाकर जो है वो इसकी मृत्यु हो जाती है, तो आरबीसी की कब्र कहलाती है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आरबीसी की कब्र कौन सी है, प्लीहा है, और इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। तो पूरा का पूरा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये दोनों ही बातें कही गई है। आरबीसी का कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। एनीमिया होना केवल आरबीसी का कम होना नहीं होता है, कई तरह के विटामिन होते हैं, उनकी कमी के कारण भी कई तरह के एनीमिया हो जाते हैं। एनीमिया एक तरह का नहीं होता, किसी में तो क्या होता है, आरबीसी कम हो जाती है, किसी में इसका आकार जो होता है छोटा या बड़ा हो जाता है, तो अलग अलग तरह के होते हैं एनीमिया। तो आरबीसी का कम जो होना होता है वो क्या कहलाता है, सिंपल एनीमिया जिसको कह सकते हैं हम। फिर है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है उसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, तथा डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है इसका आकार, लेकिन आरबीसी का आकार निश्चित होता है, ठीक है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का नहीं होता। इसमें हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की रोगाणुओं से रक्षा करना। अगर आपसे मुख्य कार्य पूछा जाता है रोगाणुओं से रक्षा करने का, तो वो किसका होगा, डब्ल्यूबीसी का होगा, ठीक है। और घाव भरने के लिए जो है वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। और O2 व CO2 को कैरी करने का काम कौन करती है, आरबीसी करती है। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारे डब्ल्यूबीसी करती है। इसका जीवन काल जो है वो 8 से 12 दिन का भी होता है, ठीक है। इसी के अंदर डब्ल्यूबीसी मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि अलग अलग तरह की होती है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं। तो किसी का तो जीवन काल क्या होता है, 24 से घंटे का ही होता है, किसी का 48 घंटे होता है, किसी का 10 से 12 दिन होता है। तो लगभग जितनी भी डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं उन सब का जीवन काल मिलाकर जो है वो कितना माना जाता है, 8 से 12 दिन का माना जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है, और आरबीसी का कम होना क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। अधिक होने पर क्या होता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, ठीक है। अधिक होने पर क्या होता है, कई बार जैसे आप डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाते हैं तो कहते हैं कि इन्फेक्शन है, ठीक है। वो जो इन्फेक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का अधिक होना होता है, ल्यूकेमिया जिसको कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, कैंसर के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाता है, वही ल्यूकेमिया होता है। कैंसर को भी ल्यूकेमिया बोला जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का अधिक होना क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है, और कम होना क्या होता है, ल्यूकोपीनिया होता है। तो ये दो नाम दिए गए हैं, कम होना और अधिक होना। फिर है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। ये रक्त कोशिकाएं केंद्र रहित व अनिश्चित आकार की होती है, इनका भी कोई आकार निश्चित नहीं होता है। मुख्य कार्य क्या होता है, रक्त को जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में जो है ये हेल्प करता है। जहां भी घाव लगेगा तो वहां पर क्या होता है, हाँ तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, ब्लड जो होता है रुक जाता है बहना, तो वो कौन करता है, वो प्लेटलेट्स का काम होता है। वो क्या करती है, रक्त को जमाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती है, यानी कि मैमल्स में होती है। इसकी मात्रा आप देखोगे तो ये 1.5 लाख से 4 लाख तक होती है। कई बार डेंगू वगैरह हो जाता है तो उसमें क्या हो जाती है, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है ना, तो चढ़ानी पड़ती है प्लेटलेट्स। तो वो डेंगू के अंदर ऐसा होता है। तो इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर कि प्लेटलेट्स की मात्रा जो है वो कितनी होती है। इसका भी निर्माण कहाँ पर होता है, बॉन्ड मैरो में होता है, मृत्यु प्लीहा में होती है। क्योंकि कंप्लीट ब्लड जो होता है ना, उसका निर्माण पूरा का पूरा बॉन्ड मैरो में होता है। और उस ब्लड के अंदर ही क्या होते हैं, सारी चीजें होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, आरबीसी भी होती है, प्लाज्मा भी होती है, प्लेटलेट्स भी होती है। तो चारों चीजें उस ब्लड के अंदर ही वही बनती है, बॉन्ड मैरो में ही। और प्लीहा में जाकर जो है वो इनकी सबकी डेथ हो जाती है।
कई बार आपने जैसे जुकाम वगैरह लगता है अपन को, तो नोज में से या जैसे अपने गले के अंदर येलो कलर का पदार्थ जो होता है वो जम जाता है, वो कैसी होती है, वो मृत WBC होती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, जैसे युद्ध के दौरान जैसे मर जाते हैं ना सिपाही, उसी तरह से क्या है वो WBC जो है वो उन कीटाणुओं को मारते हुए खुद भी तो कुछ ना कुछ मरेंगी ना, तो वो वही होती है WBC। इसका कार्य क्या होता है, शरीर में कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना है, मैंने अभी आपको बता दिया। फिर देखो रक्त के कार्य हैं। रक्त का कार्य क्या होता है, O2 को लंग्स से लेकर सेल तक तथा सेल से लेकर CO2 को लेकर लंग्स तक पहुंचाने का होता है। ये मैंने आपको हार्ट में बहुत ही अच्छे तरह से बता दिया है कि रक्त का कार्य क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर है ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना, ये भी मैंने आपको बताया था, डाइजेशन वाले टाइम बताया था कि ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, यही करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताया था। रक्त शरीर के तापक्रम को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। ठीक है, रक्त क्या करता है, शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है। कईयों में जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उनको क्या होता है कि गर्मी कम लगती है उनको। ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा अधिक लगती है। तो इसी वजह से क्या करता है, ब्लड जो होता है हमारे शरीर के तापक्रम को संतुलित बनाए रखता है। जिनमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है उनमें टेम्परेचर भी कैसा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। यह शरीर को संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो WBC होती है वो क्या करती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है ना, तो इसके अलावा शरीर के तापमान का नियमन करता है, यानी कि उसको नियंत्रित बनाए रखता है पूरा, कि इतना बैलेंस होना चाहिए, तो उसको नियमन बनाए रखता है उसका। फिर है रक्त का जमना या थक्का बनना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। रक्त में स्थित प्लेटलेट्स होती हैं। अब प्लेटलेट्स में भी क्या होता है जो कि उस ब्लड को जो है वो क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो उसमें देखो आप दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है, एक तो फाइब्रिनोजन होता है और एक कौन सा होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ये दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लेटलेट्स के अंदर, जो क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। दोनों का ही नाम एग्जाम में आया जा चुका है। ठीक है, एक तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का नाम अलग से आता है, कई बार वो फाइब्रिनोजन दे देता है, कई बार दोनों का नाम दे देता है। ठीक है, तो थ्रोम्बो तो यानी कि मतलब जैसे थम्बा नहीं होता वैसे रुक जाना, जैसे तो उसी तरह से ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम से आप इसको याद रख सकते हो। तो रक्त का थक्का बनना। इसके अलावा क्या करते हैं, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त नहीं जमता है। तो विटामिन के भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि क्या करता है, रक्त को मतलब बहने से रोकता है अत्यधिक। तो कट लग जाने पर या घाव हो जाने पर जो वो ब्लीडिंग रुक जाती है, वो किसकी वजह से होती है, एक तो विटामिन के अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट है तो, और इसके अलावा प्लेटलेट्स में अगर फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोब्लास्टिन प्रोटीन पाया जाता है तो भी क्या होता है, रक्त का थक्का बहुत आसानी से बन जाता है। अगर किसी में रक्त का थक्का नहीं जमता है तो कंटिन्यूस क्या होगा, ब्लड जो है वो कंटिन्यूस बहता रहेगा और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। फिर है ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स आपने सुना होगा, चार होते हैं, AB और O। ठीक है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सर्वाधिक दाता है और कौन सर्वाधिक ग्राही है। ठीक है, या कौन सा किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, इसको चार समूह में बांटा गया था, एक तो A है, एक B है, AB है और O है। रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। जैसे अगर किसी का ब्लड ले लिया जाता है, जैसे कुछ लोग डोनेट करते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको सुरक्षित रख दिया जाता है। रक्त का अध्ययन जो होता है, यानी कि जब स्टडी की जाती है ब्लड की, तो उसको क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी कहा जाता है। 100 ml हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 15% O2 मेल में और 13% O2 फीमेल्स में होती है। अगर 100% हीमोग्लोबिन है तो उसके अंदर क्या है, 15% तो O2 मेल्स में होती है और 13% O2 फीमेल्स में होती है। ब्लड ग्रुप मुख्यतः आरबीसी की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये एंटीजन ए और बी होते हैं। ये जो एंटीजन जो होते हैं ना, इन्हीं के नाम के आधार पर जो अपने ब्लड ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। तो ये एंटीजन क्या होते हैं, अपनी जो ब्लड की सतह जो होती है, उसकी जो सरफेस होती है, उसकी सतह पर जो भी एंटीजन होता है वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। तो ए और बी है, एंटीजन केवल दो है, ए और बी, दो प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड ग्रुप है, जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन कैसा होगा, ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कैसी होगी, बी होगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो सेम होगा, लेकिन एंटीबॉडी कैसी हो जाएगी, बी हो जाएगी। और डोनर ग्रुप यानी कि जो उसको ब्लड दे सकते हैं वो कौन से होंगे, एक तो ए
यानी कि वो खुद वाले से ले सकता है, इसके अलावा ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ क्या होता है, सर्वाधिक दाता माना जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो दान कर सकता है, दाता कहलाता है ना, क्योंकि सभी को दे सकता है। लेकिन ले किससे सकता है, केवल ओ से ले सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एंटीजेंस नहीं होते हैं। फिर है बी ग्रुप, तो एंटीजन तो सेम होगा लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और लेगा किससे, डोनर कौन है इसके, बी है और ओ है। फिर देखो ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ये दोनों ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ए बी इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, सर्वाधिक ग्राही कहलाता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, ये ले तो लेता है सबसे, लेकिन देगा किसको, केवल ए बी को। ठीक है, ले तो ये सबसे लेगा लेकिन देगा किसको, केवल ए बी को। तो ए बी एंटीजन होता है इसके ऊपर, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होती है इसके ऊपर। डोनर ग्रुप कौन से होंगे, ए भी देगा इसको, ए भी दे देगा, बी भी दे देगा, ओ भी दे देगा, इसको सब दे देंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एंटीजन जो है वो कौन से है, दोनों के दोनों है। और दोनों है तो ए बी वाला भी दे सकता है, ठीक है, बी वाला भी दे सकता है और ए वाला भी दे सकता है, ओ वाला तो वैसे भी सबको दे ही सकता है। तो सारे के सारे ब्लड ग्रुप वाले जो है वो ए बी को दे सकते हैं, लेकिन ये खुद किसको देगा, ये खुद देगा सिर्फ ए बी वाले को। ठीक है, ये लेगा सबसे लेकिन देगा केवल ए बी को। और ओ क्या करेगा, ये लेगा तो सिर्फ ओ से और दे सबको देगा। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वाधिक दाता कहा जाता है। इस पर एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस ब्लड ग्रुप में जो है वो एंटीजेंस नहीं होते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और अगर एंटीबॉडीज पूछा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीबॉडीज नहीं होते हैं, तो वो ए बी होगा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ओ वाला जो है वो केवल ओ से ही लेगा और देगा सबको। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति सभी को दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। और ए भी जो है वो सभी से ले लेता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त में आरबीसी इरिथ्रोसाइट में ए बी एंटीजन के लिए RH एंटीजन भी पाया जाता है। अब देखो, जब क्या है, ब्लड ग्रुप डोनेट करने की बारी आई तो क्या है कि ब्लड ग्रुप दे भी देते थे, ठीक है, लेकिन क्या है, उस वक्त RH फैक्टर के बारे में पता नहीं था, पॉजिटिव या नेगेटिव जो होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उस वक्त क्या है, जैसे अगर किसी को ब्लड देते अगर वो RH पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज हो जाता तो उसकी वजह से क्या हो जाता, किसी की मृत्यु हो जाती थी। तो उस समय ऐसा लगा कि इस वक्त ऐसा क्या है ब्लड के अंदर जो हमने ढूंढा नहीं है या मैच नहीं हो रहा, जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, क्योंकि हम ग्रुप तो सही चढ़ा रहे हैं लेकिन हम उसका क्या चेक नहीं कर रहे हैं, RH चेक नहीं कर रहे हैं। एक और एंटीजन होता है RH, ए और बी तो होते ही होते हैं, इसके अलावा एक और एंटीजन होता है, वो कौन सा होता है, RH एंटीजन होता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है देखना। उसको अगर देखे बिना अगर हम किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ए बी एंटीजन के लिए RH एंटीजन भी पाया जाता है। जिनके ब्लड में RH एंटीजन होता है उन्हें तो पॉजिटिव कहेंगे, जिनमें नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे, RH नेगेटिव कहते हैं। फिर इसके कुछ मुख्य बिंदु है। तो RH का पीएच जो है वो कितना होता है, 7.4 होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने लीटर ब्लड होता है, 5 से 7 लीटर तक जो होता है उसके अंदर ब्लड पाया जाता है। फिर देखो, HIV संक्रमण है वह टाइफाइड रोग से क्या होता है, WBC की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन कैंसर के अंदर WBC की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताई थी ये चीज, ठीक है। तो अनियमित रूप से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। रक्त समूह ए जो है वो अपने जितने भी लोग हैं धरती पर उनमें से 25% लोगों में ए जो है ब्लड ग्रुप पाया जाता है, 35% में बी होता है और ए भी 10 में होता है और ओ जो है वो 30% लोगों के अंदर होता है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा जो है वो किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है, WBC का ही प्रकार है, ठीक है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट ये सब किसकी है, WBC की ही टाइप है। लेकिन रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी मानी जाती है, मोनोसाइट पाई जाती है, जो WBC का ही प्रकार मानी जाती है। RH एंटीजन का आधार रीसस बंदर से है, यानी कि इस पर सबसे पहले खोज की गई थी RH एंटीजन को लेकर। तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, किस पर किसका आधार माना जाता है, रीसस बंदर का। RBC की संख्या बढ़ने से, जब RBC की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि एनीमिया हो गया है। बढ़ जाने पर क्या हो जाता है, पसाइथेमिया हो जाता है, ठीक है। कई लोगों में क्या होता है, ब्लड जो है वो 14 से भी ऊपर चला जाता है, ठीक है। नॉर्मल सबके ब्लड का जो लेवल होता है वो 9, ठीक है, या 10 के आसपास रहता है। तो अगर बढ़ जाता है, 14 से ऊपर चला जाता है, तो वो कौन सा होता है, पोसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है वो। और कम हो जाता है तो कौन सी हो जाती है, एनीमिया की।
मानव रक्त में नेचुरल एंटीजन नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है? हिपैरिन। यानी कि एक एंटीजन जो है वो नेचुरल पाया जाता है, जो कि क्या करता है? एंटीबॉडीज से लड़ने का काम करता है। जो बाहर से जो अलग अलग तरह के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उनसे लड़ने का जो काम करता है वो नेचुरल होता है, वो क्या होता है? हिपैरिन कहा जाता है। रक्त की कृत्रिम शुद्धि को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। जैसे क्या है, रक्त की शुद्धि कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको कि उसके अंदर कौन करता है? नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? रक्त को शुद्ध काम करने का काम करते हैं। लेकिन कई लोगों में क्या होता है, कई बहुत ज्यादा स्टोन होने के कारण या किडनी डिजीज होने के कारण या रीनल डिजीज होने के कारण क्या होता है, उनमें क्या होता है, रक्त की शुद्धि नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या करना पड़ता है? डायलिसिस किया जाता है। और डायलिसिस के थ्रू क्या किया जाता है? उस ब्लड को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद उसको फिर से जो है बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। फिर देखो लास्ट में मैंने लिख दिया कि WBC जो है ल्यूकोसाइट के प्रकार में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इओसिनोफिल भी है। ये 3 तरह के, इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम हैं इसके WBC के। तो ये सारी चीजें थी, हमने ब्लड के बारे में पढ़ ली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर लिख रखे हैं। हर एक पॉइंट जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड वाला टॉपिक। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आया ही आया है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम।